नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अब वक्त है 9 बजे की 4 बड़ी खबरों का। अगले कुछ मिनटों में बात होगी देश की राजनीति, जन आंदोलन, विकास और मौसम से जुड़ी उन खबरों की जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी और शिवसेना के सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को संसदीय इतिहास पढ़ने और संसद में तथ्यों के साथ प्रभावी बहस करने की सलाह दी है। राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्ष के लिए भी एक अहम संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद चलेंगे झारखंड, जहां छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत की पहल शुरू हो गई है। सरकार की 5 सदस्यीय समिति वार्ता के लिए पहुंच चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से आंदोलन का समाधान निकल पाएगा। वहीं तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां पर बड़ी राजनीतिक खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, कानून व्यवस्था और विपक्ष को लेकर के कई बड़े बयान दिए। उन्होंने अंबेडकर नगर को विकास का मॉडल बताते हुए एक्सप्रेसवे, रोजगार और कानून व्यवस्था का जिक्र किया। वहीं समाजवादी पार्टी पर विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया। और आखिर में बात करेंगे देश भर में सक्रिय मानसून की। केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से रास्ते बंद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो इन 4 खबरों पर, बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, जो आज आपने दिन भर इन खबरों को सुर्खियों में देखा है कि 4 बड़ी खबरें आज पूरी खबरों का दिशा इन्होंने तय की है। और आज इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द देश में जो खबरें वो सुर्खियों में रही। तो ये 4 बड़ी खबरें 4 बड़ी तस्वीरों के साथ आई हैं, जो हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं को एक संदेश दिया है, उनसे बातचीत उन्होंने की। पीएम मोदी ने सभी नए सांसदों से भी मुलाकात की है और रणनीतियों पर चर्चा हुई है कि कैसे विपक्ष को जवाब देना है, संसद के सत्र में कैसे अपनी बातों को रखना है, और सभी एनडीए के सांसदों को इंटैक्ट रहने का मूल मंत्र दिया है पीएम मोदी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे। देखिए दूसरी खबर में बात जो आज महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है, वो है सरकार और छात्रों के बीच वार्ता की। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें एक पेंच फंस गई। पेंच सरकार की तरफ से फंसाई गई है। सरकार कह रही है कि जो प्रतिनिधिमंडल है छात्रों का, उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, यानी कि पत्रकार और वकील नहीं होंगे, जो पहले से ही छात्रों द्वारा तय किया गया था। सरकार कह रही है कि नए स्तर पर छात्र अपने प्रतिनिधिमंडल को तैयार करें, 10 लोगों की एक टीम आए जो सरकार से बातचीत करे। इसको लेकर भी सियासत हो गई है, सियासत तेज हो चली है। तीसरी खबर, अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास की बौछार कर दी। सौगात अंबेडकर नगर के लोगों को दिया है। करीब 706 करोड़ की विकास कार्यों की आधारशिला और लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकारों पर। सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे रेडी होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं और 7 बजे महफिल जम जाती है, उसके बाद आउट ऑफ स्टेशन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता नहीं होता है। और आखिरी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, बारिश ने किस तरह से आफत लेकर लोगों को इस वक्त मुसीबत में डाला है। बारिश ने देश के हर कोने में इस वक्त ऐसी विकराल स्थिति पैदा की है कि जनजीवन त्राहिमाम कर रहा है। आइए बढ़ेंगे आगे बड़ी खबर के साथ, विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाश्ते पर एनसीपी और शिवसेना के सांसदों से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों से संसदीय इतिहास और परंपरा को गहराई से समझने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसे पढ़कर के और समझ करके सदन में होने वाली बहस को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से तथ्यों और अध्ययन के आधार पर चर्चा में भाग लेने का भी आह्वान किया है। राजनीतिक हलकों में प्रधानमंत्री के संदेश को संसदीय मर्यादा और प्रभावी बहस के साथ साथ विपक्ष के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। संसद में पीएम मोदी ने कहा कि संसद में डिबेट का इस्तेमाल सकारात्मक तौर पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के एनडीए नेताओं को संदेश दिया। पीएम ने कहा कि संसदीय इतिहास को पढ़िए, जानिए, समझिए और जो नई परंपरा के युवा हैं, जो संसदीय प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, वो संसद की लाइब्रेरी में जाकर के संसद के डिबेट्स के बारे में पढ़ें, संसद के इतिहास को पढ़ें और संसदीय इतिहास में पढ़ना बहुत जरूरी है। संसद में डिबेट का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनडीए नेताओं को यह संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मूल मंत्र भी दिया गया है कि कैसे एनडीए एकजुट होकर के, इंटैक्ट होकर के एक अच्छा सकारात्मक संदेश दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो संदेश दिया गया है उसको अक्षरशः पालन करने के लिए सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आश्वासन दिया है और आभार भी पीएम मोदी का दिया है कि पीएम मोदी ने उन्हें एक मूल मंत्र दिया है। संसद के इतिहास पर पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारा मटेरियल है, ऐसे में सभी सांसद, जो नए सांसद हैं, युवा सांसद हैं, वो जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। झारखंड छात्र आंदोलन पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। हेमंत सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जारी है। ये जो अपडेट हम आपको देते हैं, हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जारी है। सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी की बातचीत जारी है। कमेटी में 4 मंत्री, 1 आईएएस अधिकारी शामिल हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी बातचीत करने पहुंचा है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी बातचीत करने पहुंचा है। दोनों तरफ से बातचीत जारी है। छात्र आंदोलन के बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि दोनों तरफ से बातचीत जारी है। हेमंत सरकार और आंदोलनरत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच का ये डेलीगेशन मुलाकात किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उनकी सरकार से ये सकारात्मक बातचीत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर, हेमंत सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जारी है। सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी की ये बातचीत जारी है। कमेटी में 4 मंत्री हैं और 1 आईएएस अधिकारी शामिल हैं। ये कमेटी इस वक्त बातचीत कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन छात्रों से बातचीत नहीं की है और ये जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें मंत्री हैं और 1 आईएएस अधिकारी हैं, उनसे इन छात्रों की बातचीत हो रही है। लगातार 14 दिन से ये छात्र आंदोलनरत हैं। शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में छात्र अहिंसक होकर के और गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में आज जो अनियमितताएं हैं, पेपर लीक हैं, उन पर छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और छात्रों की अन्य मांगे, जिनको लेकर के छात्र हेमंत सरकार के सामने इस वक्त आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। छात्रों का प्रण क्या है, ये देखिए जरा। आंदोलनकारी छात्रों का मार्च हुआ है। विधानसभा घेराव की जो उन्होंने ऐलान किया था, आईसा का प्रोटेस्ट भी हुआ है, विधानसभा का घेराव हुआ है। तो ऐसे में आज छात्रों के बीच में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें से 4 जो मंत्री हैं और 1 जो आईएएस अधिकारी हैं, इस कमेटी के द्वारा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस वक्त जो अपडेट मिल रही है कि इस कमेटी और छात्रों के डेलीगेशन के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन छात्रों से कब बातचीत करेंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कब आकर के अपनी सरकार की स्पष्ट विजन को क्लियर करेंगे कि इन परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हो रही हैं उनको कब तक प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा। रांची का जंतर मंतर
पर छात्र आंदोलनरत हैं, वो क्या चाहते हैं जरा वो भी देखिए। परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दी जाए, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने वालों पर कार्रवाई हो, परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करे, यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है छात्रों का। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए, ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का भी विकल्प हो, नेगेटिव मार्किंग की जगह पर भी नॉट अटेम्प्टेड विकल्प होना चाहिए ताकि छात्र जो नॉट अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कर सकें आसानी से। जो भी गड़बड़ियां, जो भी अनियमितताएं पहले से हुई हैं उनको बंद किया जाए। छात्र जो परेशान हैं, जो वर्षों वर्ष तैयारी करते हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकार आश्वासन दे। आने वाले समय में भी छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार एक ठोस आश्वासन दे, एक नियम बनाए। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर के छात्र इस वक्त आंदोलनरत हैं। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने E20 ईंधन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी चुनाव अभियान में मुद्दों की प्राथमिकता तय करनी होती है, लेकिन फिलहाल देश में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि कई गंभीर मुद्दे सामने हैं। उन्होंने कहा कि E20 ईंधन का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया जाएगा क्योंकि इससे लोगों की कारों, स्कूटरों और आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सीधे तौर पर जनता से लूट जैसा है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच प्रमुखता से उठाएगी। तो E20 के मुद्दे पर राहुल गांधी ने देखिए अपनी कार में E20 पेट्रोल को लेकर के उन्होंने एक वक्तव्य दिया और इसमें राहुल गांधी ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको लेकर के मुखरता से मैं सामने आऊंगा, हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाएंगे। राहुल गांधी ने दिखाया कि कैसे E20 पेट्रोल जो है कारों में डाला जा रहा है, गाड़ी वाहनों में डाला जा रहा है और जबरदस्ती डाला जा रहा है। लोगों की कार, स्कूटर कैसे बर्बाद हो रही हैं, उसका एक नमूना राहुल गांधी ने अपनी कार में दिखाया है। ये देखिए जरा, वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पूरे भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की कार और स्कूटर E20 पेट्रोल से बर्बाद हो रही हैं, इस ईंधन से बर्बाद हो रही हैं और इस व्याप्त भ्रष्टाचार पर हम बड़े पैमाने पर गूंज करेंगे और सवाल भी उठाएंगे। बढ़ेंगे आगे। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, कानून व्यवस्था और विपक्ष को लेकर के कई अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर तेजी से विकास का मॉडल बन रहा है और अब जिला 2-2 एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए कि विधानसभा सत्र में सरकार विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई दंगा करवाने की हिम्मत नहीं करता और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को जेल या कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुनवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम ने। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमारी सरकार ने तय किया है, आपकी स्किलिंग के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए और आपको हर जगह सम्मान मिले, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूपी के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़े, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने बढ़ाई है, इसका विस्तार, और इसके लिए बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति के साथ आने जा रही है। युवा ही नेतृत्व करेगा और युवा ही अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्किलिंग के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए हर जगह काम करेगा।
लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हर जिले के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बनाएंगे, जिसमें युवा के स्किलिंग के साथ साथ उसके एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था होगी। और लगातार सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। पहली बार हुआ है जब निषाद राज गुहा को सम्मान मिला है। श्रृंगवेरपुर में आप जाएंगे, भगवान राम और निषाद राज गुहा की गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा आज त्रेता युग का स्मरण हम सबको कराता है। यह हमारी विरासत है और उसी विरासत का स्मरण कराने के लिए आज मुझे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में अंबेडकर नगर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे मेरे सामने रखे हैं, सरकार इन पर कार्य करेगी। जहां बस स्टैंड बनाना होगा जरूर बनाएंगे, हॉस्पिटल जहां अतिरिक्त बनाने होंगे, हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ानी होगी, जरूर सरकार करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए जो करना होगा करेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों का कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। तब भी मैं यहां अंबेडकर नगर में आया था और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अब इन गुंडों के साथ सरकार जिस शक्ति से निपट रही है, उसने हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल किया है। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। विकास के लिए सरकार के सामने विजन चाहिए, इसके लिए समय चाहिए। आप मुझे बताओ, जब आप मेहनत किए होंगे, घर से निकले होंगे, समय से आपने कार्य योजना बनाई, तभी भारी संख्या में लोग यहां पर आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। पहले क्या 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे, लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया, तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता, नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई, दो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के समय में हर जिले में एक माफिया था,
सत्ता के समानांतर माफिया की सत्ता चलती थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। हर जिले के व्यंजन को सरकार ने महत्व दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, हर गरीब को उसका अधिकार मिले। बढ़ेंगे आगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर कहा कि पीडीए में पी का मतलब पीडी का मतलब पंडित भी है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या सपा अब ब्राह्मण समाज को साधने की नई रणनीति बना रही है क्या। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे और विधायक संतोष पांडे ने एक्सक्लूसिव भारत अपडेट से बातचीत की है। सुने जरा। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव शुरू हो गया है। हम तो यही कहेंगे, कोई पंडित जी प्रणाम तो कोई पंडित जी पाए लागू तो कोई परशुराम की जय जयकार कर रहा है। कल आपने देखा कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया और ब्राह्मण नेताओं का हुजूम दिखा, दूसरे दलों के कान खड़े हो गए। एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और उसमें सुदामा और कृष्ण की वो तस्वीर थी और ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये दोस्ती का नाता युगों युगों का है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपने आप को भगवान कृष्ण के बराबर समझने लगे हैं। आखिरकार इस तस्वीर की सच्चाई क्या थी? क्या वास्तविक 2027 में ब्राह्मण अखिलेश यादव जी के साथ जाएगा? इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं। आपने सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि मंच से जो पंडित जी प्रणाम कल हुआ, पी का मतलब पंडित हुआ, पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब पी से पंडित हो गया है। तो क्या ये 2027 का सियासी संदेश है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडी कहा, ब्राह्मण समाज को लेके जो कहा उन्होंने, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर इस सरकार में है तो ब्राह्मण ही है। और उन्होंने उसी फार्मूले से वो बात कही कि जो पीड़ित है वो हमारे पीडीए में है। तो पीड़ित सबसे ज़्यादा कौन है उत्तर प्रदेश में आज? मैं सिलसिलेवार अगर गिनाना चाहूँ तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा टारगेट इस समय ब्राह्मण समाज ही है। और उदाहरण के तौर पे मैंने अपने सुल्तानपुर का भी जिक्र किया था, घनश्याम तिवारी हत्याकांड का, जो डॉक्टर साहब थे। आप टारगेट की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, बने रहे ब्राह्मण। ऐसे सिंबॉलिक ब्राह्मण का क्या मतलब जो समाज का कोई हित न कर पाए। जब कानपुर में माँ बेटी जला दिए गए तो वो कहाँ थे डिप्टी सीएम साहब? कबीर तिवारी की हत्या हो गई तब कहाँ थे? घनश्याम तिवारी वाले में कहाँ थे? वो उपाध्याय को थाने में पीट पीट कर मार डाला गया तब कहाँ थे? विवेक तिवारी को कर दिया। ये लोग जब समाज को कष्ट उठाना पड़ता है, समाज पीड़ा में रहता है, तो कहीं नहीं दिखते। पीडीए से आप लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अभी तक तो ये मैसेज देते थे, अब पी से पंडित आपने कर दिया है, तो ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको फिर कैसे आप अपने साथ लाएंगे? वो साथ हैं हमारे। हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि जो सनातन को मानने वाला है वही असली समाजवादी है। जो सनातनी हो तो सबको लेके चलता है ना, वो जाति भेद और ये सब की बात थोड़ी करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन थे? आपकी पार्टी में रहे, उन्होंने रामायण की प्रतियां जलाई, ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली देते हैं। उस वक्त तो ये बात क्यों नहीं कही गई? स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा था। कभी पूछा भाजपाइयों ने उनसे? आज वो उनका हश्र कहाँ है वो आप जान ही रहे हैं, किस स्थिति में है वो। तो ये तो लोगों की बातें हैं। वही 5 साल मंत्री बना के रखे, वो वही अब बात करते हैं इस तरह की। देखिए, बीजेपी क्या है, केवल घुमा के बातें ही करती है, उनके नेता भी यही करते हैं। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जो हालात हैं, कोई भी समाज इनसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। कि अखिलेश जी ने कहा कि जो असली सनातनी वही असली समाजवादी। राम मंदिर जाने से परहेज क्यों?
आखिरकार ऐसी कोई परहेज नहीं। उन्होंने तो कई बार कहा है कि भगवान केदारेश्वर धाम बन रहा है, वहां जब हम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी भव्य तरीके से, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल जाएंगे। और ये संकल्प है, बिल्कुल जाएंगे। कहाँ उनसे ज्यादा आस्थावान अगर कोई व्यक्ति हो, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, राम मंदिर जनता के चढ़ावे से बना, जनता के सहयोग से बना, और हमारे नेता तो खुद बना रहे हैं इतना बड़ा धाम। तो अब ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब बीजेपी के लोग चिढ़ रहे हैं इसलिए कि वो तो चढ़ावा चोरी हो जा रही है, वो रोक नहीं पा रहे हैं। कभी बीजेपी के लोगों से पूछिए, इस बात पे कभी पूछिए, हमारी बात को हमको कोट करके पूछिएगा कि जो लोगों ने करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके वहां होटल बनाए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की, आज उनके होटलों में कोई जाने को कोई पब्लिक ही नहीं जा रही है। बीजेपी की अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो संतोष पांडे भी डिप्टी सीएम होंगे? नहीं, मैं केवल ये कहूंगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री कैसे बने। ये विषय होता है नेता का कि किसकी क्या क्षमता है, उसके अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाए। ये हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोगों का काम इतना है कि पार्टी के लिए अपना जी जान लगा के अपने समाज को भी ये भरोसा हम लोगों ने दिया है कि आपका उत्पीड़न नहीं होगा, आपका सम्मान होगा, कोई भी आपकी कोई ऐसी जरूरतें होंगी, जैसे सब समाज को हम लोग सेवा करेंगे, वैसे आपके प्रति भी हमारे नेता का वही भाव है। यही संदेश हम लोगों ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पे समाज को दिया। तो बिल्कुल, ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने विवाकी से बात की और बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान मिल रहा है। और शायद मुझे वो दौर याद है कि जब, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब ब्राह्मणों को गरिया रहे थे, तब आप ट्विटर के मार्फत जवाब दे रहे थे। कैमरामैन गौरव के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।